जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा था, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, समझ में आया था उसको। ठीक है, अब इसमें जैसे भाई स्ट्रिंग नंबर है, बूलियन है, अनडिफाइंड है, नल, इनसे तो आपने भाई पहले मिल चुके हो। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको देखना है, यहाँ पर ये रेजेक्ट्स जो है इसके बारे में देखना है, तो आप भाई यहाँ पे कमेंट कर सकते हो वीडियो के अंदर, और हम इसको आगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर रिएक्ट आप पढ़ रहे हो तो इनकी अभी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक केस के लिए आप रेजेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक केस के लिए बिग इंटीजर जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हमने ये देख लिया था प्रिमिटिव जो है और नॉन प्रिमिटिव है उनमें डिफरेंस, कि प्रिमिटिव जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो वेरिएबल आपके जो वैल्यूज़ हैं उनको भाई आप जो वेरिएबल बनाते हैं तो वो वैल्यूज़ को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, उनका कंटेंट आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। जबकि यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू हम जाते हैं नॉन प्रिमिटिव के केस में, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका क्लास वगैरह हो। ठीक है, तो ये है। बाकी जैसे ये रैपर ऑब्जेक्ट होते हैं, आप देखेंगे कि कुछ प्रिमिटिव जो है, ठीक है, जो वैल्यू जैसे इंटीजर वगैरह उन पे भी आपको, जैसे स्ट्रिंग आप मान के चलो, स्ट्रिंग कैसा है आपने यहाँ पे देखा, स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव वैल्यू है ना। लेकिन ये जितने भी प्रिमिटिव वैल्यूज हैं इनके साथ में ये मेथड या प्रॉपर्टीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो भाई आपके स्ट्रिंग के साथ में कैसे कर रहे हो, फिर स्ट्रिंग में टू अपर केस या टू लोअर केस मेथड जो आप लगाते हो, तो वहां पर भी तो आप मेथड को यूज कर रहे हैं, जबकि आपने बोला था स्ट्रिंग में तो होते नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक रैपर ऑब्जेक्ट का एक कंसेप्ट है कि जब तक ये क्या होता है, जब आप किसी जो प्रिमिटिव जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, है ना, कि भाई अपर केस में या लोअर केस में, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उनके ऊपर एक रैपर लग जाता है जो उनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस आप इसको ऑब्जेक्ट बोलते हो ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, नॉन प्रिमिटिव है ना। तो कुछ देर के लिए ये जो स्ट्रिंग है ये नॉन प्रिमिटिव वैल्यू बन जाती है। ठीक है, वो एक रैपर के थ्रू, उसके अंदर रैपर मतलब उस रैपर के अंदर रखा जाता है वो। ठीक है, और उसको जो पर्टिकुलर जो टाइम जो आपका ड्यूरेशन है उसके लिए हम उसको बोलेंगे ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, टेम्परेरी होता है। जैसे ही आपका वो मेथड चला, आपने वैल्यू रिटर्न करी, उसके बाद वापस से वैसा का वैसा प्रिमिटिव वैल्यू बन जाता है ना। तो ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, लेकिन आपको समझना है कि भाई इस तरीके से जो नॉन प्रिमिटिव है उनमें मेथड एंड प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि प्रिमिटिव में मेथड एंड प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, लेकिन रैपर ऑब्जेक्ट के थ्रू वो लगाई जाती हैं। ठीक है, कभी समझ में आए तो ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो उसको समझ लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ये देखा था अपन ने कि इसका आउटपुट क्या होगा वैसे, अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि जो होइस्टिंग वाला कंसेप्ट था, ठीक है, उसके हिसाब से ये वेरिएबल जो है यहाँ पर ऊपर चला जाता है, लेकिन जब तक उसको भाई हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक इसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहती है। तो मैसेज जो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। चलो ये भी हमने देख लिया था, होस्टिंग देख लिया था, स्कोप देख लिया था, वेरिएबल कांस्टेंट लेट जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू जो उनको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो चलो ये बेसिक था, ये देख लिया था। अब ऑपरेटर्स की बारी आती है, तो ऑपरेटर जो हमने अभी तक देखे हैं और जो नहीं देखे उनमें से देख लेते हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, किस तरीके से काम करते हैं, तो प्लस माइनस इनटू, जो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है, ये कौन सा है, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, ये जो पावर है इस तरीके से काम करता है। ये रिमाइंडर वाला है, ये क्या करता है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये तो चलो आपका बहुत ही बेसिक, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो भी आपने कवर कर लिया ये। ठीक है, इनमें इक्वल्स टू, ठीक है, और ये प्लस और इक्वल टू। तो एक बार छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं ताकि भाई ऐसा छूटने नहीं पाए कुछ। ठीक है, तो मेरे पास में जैसे वैल्यू है लेट ए इक्वल टू 5, ये टू टू कर लेते हैं, लेट पी इक्वल टू 3। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास में दो वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस सारे ऑपरेटर लगा के देख लेते हैं। प्लस ऑपरेटर
और इस केस में देखो कोमा के साथ में भी हम प्रिंट कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी कंसोल, कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोमा के साथ में प्रिंट कर रहे हैं तो विशेष ध्यान देना ये आपका स्ट्रिंग नहीं बनता है। ठीक है, तो ये पाइथन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या बनता है, आपकी बार आउटपुट क्या होगा, क्या रहेगा आउटपुट, प्लस ऑपरेटर, और फिर आगे क्या रहेगा आउटपुट, ठीक है। ये जो है ये 23 कैसे हो गया, क्योंकि भाई लेफ्ट टू राइट आपका एग्जीक्यूट जब होता है, इवैल्यूएट जब किया जाता है, तो पहले ये स्ट्रिंग बन गया, फिर ये भी स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, तो पहले ये स्ट्रिंग और ये आपका इंटीजर जो है कॉन्केट होकर स्ट्रिंग बनाते हैं, तो पहले बना ऑपरेटर के कोलन और फिर ये टू, और फिर ये भी पूरा स्ट्रिंग बन गया, तो फिर ये भी आपका स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से कर दूँ तो आपका आउटपुट जो है थोड़ा सही होगा। ठीक है, अच्छा ये प्लस, अब इसकी जगह पे मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, एक ही बात है वो, ये पिछले वाले का, हाँ ठीक है, यहाँ पर आउटपुट आपको मिल चुका है। ठीक है, चलो अब मैं इसी तरीके से प्लस माइनस इंटू इंटू सब आपका करके देख लेते हैं सरसरी निगाह से। आप देखना आपके हिसाब से आउटपुट क्या होना चाहिए, कि अगर वो मैच करता है तब हम समझ जाएंगे कि हमें वो कंसेप्ट जो है कवर हो चुका है। तो प्लस माइनस टू डिवीजन तरीके से ये मॉड्यूलो है। ठीक है, पावर वाला ये लो, इंटू मॉड्यूलो। ठीक है, और क्या था इसके अलावा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, चलो ठीक है। पहले तो इनका आउटपुट क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा, लास्ट वाला 5। ठीक है, मैं क्यों लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, 5, लास्ट वाला 5। ठीक है, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 2/3, चलो 2/3, तो जो पॉइंटों में कुछ आएगी वैल्यूज। ठीक है, 2/3, और ये क्या रहेगा, रेट हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, क्या कितना रिमाइंडर, ये तो कैलकुलेट किया जा सकता है। जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या 2 3 से डिवाइड हो सकता है, तो अगर ये डिवाइड नहीं होता है, 2 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो वो खुद ही रिमाइंडर रहता है। ठीक है, अगर 3 होता है तो 3/3, ठीक है, 3 का भाग 3 में भाई पूरा पूरा जाता है, तो आपका 0 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, लेकिन अगर भाई 3 से छोटी वैल्यू होगी तो भाई रिमाइंडर वो खुद ही है। ठीक है, तो यहाँ पे रन पर क्लिक करते हैं, और आपके पास में वैल्यू जो है इस तरीके से मिल रही है, अ, यहाँ पर 5 -1 6 2/3 जो है 0.6666 इस तरीके से। ठीक है, फिर 8 एंड 2। ठीक है, चलो ये ऑपरेटर तो मेरे समझ में आ गए। फिर यहाँ पर मैं करता हूँ, अगर ए प्लस प्लस प्रिंट ए, अच्छा प्रिंट नहीं, console.log। ठीक है, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 3, और इस केस में अगर उस केस में आपको 3 मिल रहा था तो इस केस में भी सेव कर लेते हैं एक बार। इस केस में भी आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, अब क्यों मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को समझने की जरूरत है, ये जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये किस तरीके से काम काम करता है। अगर आपका देखो पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स का मतलब पीछे लगा रहता है, और प्री फिक्स का मतलब आगे लगा रहता है। ठीक है, तो ये अभी कौन सा है, प्रीफिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ, अगर ये और ये इस तरीके से है, ए प्लस प्लस, ये दोनों बराबर है,
ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी, फाइनल वैल्यू इसकी बनेगी 4, क्योंकि देखो 2 जो है इस लाइन तक, ठीक है, इस लाइन के बाद में इसकी वैल्यू जो है ये 3 हो चुकी है, और इस लाइन के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। तो इस लाइन के बाद में ही तो प्रिंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इनको बी के अंदर मैंने असाइन कर दिया और इसको मैंने बी के अंदर असाइन कर दिया, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं बी की वैल्यू पता करना चाहूँ तो ए की वैल्यू आपने जब देखा कि 3 बन जाती है ना, तो ये विषय ध्यान देने वाली बात है कि आपका प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या बनेगी और ए की वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। सबसे पहले ए जो है ये प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट से पहले, ठीक है। आप क्या कर दो, यहाँ पे जैसे ये आपने पहले इंक्रीमेंट किया, ठीक है, इसके अंदर मतलब 2 जो था उसको 3 कर दिया, चलो। उसके बाद में आपने क्या किया, इक्वल्स टू किया, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अगर मैं बोलूँ पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये पहले तो इसको असाइन कर देगा इसके अंदर ए की वैल्यू को, ठीक है। तो ए जो है वो अभी असाइन नहीं होगा, ए की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, पहले बी के अंदर असाइन कर दी जाएगी, है ना। तो बी कितना है अभी, 3 है पहले से, ए कितना है, ए भी 3 था, ठीक है। तो ए जो है ए की वैल्यू दोबारा से असाइन कर दी बी के अंदर, तो ए बी जो बन गया वो तो 3, और ए जो है वो असाइन करने के बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो असाइन करने के बाद में आपका इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं ए और बी को प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देख लेते हैं। 4 एंड 3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट को आपको देखना है। अगर मैं वही सेम चीज इसके लिए कर दूं, आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले ये कौन सा है, प्री इंक्रीमेंट है ना। तो इंक्रीमेंट पहले आपको भाई प्री डिक्रीमेंट है तो पहले आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, डिक्रीज कर देता हूँ, पहले 1 हो गया, और ये वैल्यू आपको असाइन भी करनी है अब, तो बी की वैल्यू भी 1 होगी। अब ए की वैल्यू जो पहले से 1 थी, अब उसको पहले असाइन करना है, असाइन पहले करना है, तो मैंने इसको 1 असाइन कर दिया, और ये जो वैल्यू है अब आपको क्या कर देनी है, डिक्रीमेंट कर देनी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, देखते हैं इसको, 0 एंड 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है 0 है और बी की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से ये वाले ऑपरेटर आपके काम करते हैं। तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये इक्वल्स टू का साइन है, तो इक्वल्स टू ये असाइनमेंट के लिए आप यूज़ करते हो, आप कर ही रहे हो। ये वाला साइन किसका है, असाइनमेंट का है। चलो, अगर मैं करूँ बी इक्वल्स टू ए, ठीक है, तो console डॉट लॉग जो ए और बी की वैल्यू है आप यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू कितनी और बी की वैल्यू कितनी, ए की 2 और बी की भी 2, चलो बहुत बढ़िया, ए एंड बी दोनों आपके 2 हैं, क्लियर। चलो, अगर बोलता हूँ ए प्लस इक्वल्स टू ये, इसका क्या मतलब है अभी, है ना। ये जितने भी साइन है आप विशेष ध्यान देना यहाँ पर, ये जो ऑपरेटर है प्लस माइनस डिवीजन इनटू डिवीजन, ठीक है, ये रिमाइंडर है, और ये है ना इस तरीके से पावर वाला जो साइन है, ये सारे के सारे जो है पहले लगेंगे, है ना। बाद में मत लगा देना, किसी भी तरीके से आपको गलती नहीं करनी है। अब क्या रहेगा, अब आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ऐसे एक्सपेंड कर लो, इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा जा सकता है, बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, सिंपल, बस यही इस एक्सप्रेशन है। इसके अंदर इस बी को हटाया यहाँ से, और ये जो साइन है इधर लगा दिया, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से सब में यही रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ
बी इंटू ए, इस तरीके से लिखता हूँ। इसका क्या मतलब रहेगा, मैं लिख रहा हूँ बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो इसका आउटपुट क्या रहेगा बता सकते हैं, ए कितना, ए टू है, एंड बी कितना, बी फाइव है। ओके, ये लो आउटपुट में ए टू है एंड बी फाइव है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ ताकि ये दूर से समझ में आ जाए। बी, ठीक है, ए टू है एंड बी फाइव है। चलो बहुत बढ़िया। अभी अगर मैं इसको इंटू कर दूँ तो क्या आएगा, ए टू बी सिक्स, ये लो ए टू बी सिक्स। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो बी वन। ठीक है, तो थ्री माइनस टू, अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो क्यों, क्योंकि ये जो है थ्री है, थ्री की पावर क्या हो गया, टू हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका होगा। रिमाइंडर भी किया जा सकता है, चलो रिमाइंडर वाला भी करके देख लेते हैं, इतना कर ही लिया तो। रिमाइंडर आउटपुट, बी कितना, वन आएगा, शाबाश। ठीक है, तो बी जो है आपका वन होगा। तो यहाँ से आपको ये ऑपरेटर समझ में आ चुके हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, इक्वल्स टू और ये जो आपका ट्रिपल इक्वल्स टू है, ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब होता है भाई, यहाँ पर आते हैं। ये बताते तो है रिलेशन, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर है, या यहाँ पे जो बोला गया है कंपैरिजन ऑपरेटर है। कई बार कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जा सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये छोटा बड़ा बराबर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ आपका पता करते हैं। तो मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया मैंने, और मैं बोलता हूँ प्रिंट ए इक्वल्स टू बी, क्या होगा। अच्छा, कौन कौन सा नहीं किया, अरे ये कौन सा, ये लो फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि भी दोनों बराबर नहीं है। चलो ये जो है यहाँ पर ऐसा कर दिया, तो इस केस में हम कंसोल में जाके देखेंगे, ये बोल रहा है ट्रू। ठीक है, अब ये ट्रू क्यों बोल रहा है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये जो ऑपरेटर आपका इक्वल्स टू, ये है आपका नॉर्मल इक्वल्स टू, जो चेक करता है। ठीक है, और चेक करने से पहले जो है अगर दोनों साइड में जो वैल्यूज है उनके टाइप को सेम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको टू कर रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग वाला टू है, ये कोशिश करता है कि ये नंबर बन जाए, ठीक है, या ये स्ट्रिंग बन जाए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या चल रहा है, ये स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट कैसे करना है, यहाँ पे देख लो, ट्रिपल ले लो, ये स्ट्रिक्ट है। अब स्ट्रिक्ट में डेटा टाइप भी चेक किया जाता है, यहाँ पर डेटा टाइप चेक नहीं किया जाता है ना। यहाँ पर केवल बस उसका वैल्यू चेक किया जाता है, उसको मैं कन्वर्ट करके कर सकता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करता है। यहाँ पे जो डेटा टाइप है पहले तो उसी पे चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे तो डेटा टाइप को खुद चेंज कर देता है, यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज नहीं करता, बल्कि पहले तो देखता है कि डेटा टाइप ही अगर अलग अलग है तो मैं मान लूंगा ये फॉल्स ही है। राइट, ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेकर। ठीक है, और यहाँ पर फिर नेगेशन आपका नॉट इक्वल्स टू है ना। चलो तो नॉट इक्वल्स टू में क्या रहेगा, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, क्या आएगा, ये जो है इसका फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू का मैंने बोला है। नॉट इक्वल्स टू क्या ए और बी बराबर नहीं है, इसके हिसाब से क्या थे, तो बराबर थे। तो ये जो है यहाँ पर इसके हिसाब से अगर बराबर है, ये ट्रू अगर होता है, तो इसका नेगेशन क्या होता है,
फॉल्स ही होगा। ठीक है, तो इसका नेगेशन अगर देखेंगे यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इसका नेगेशन क्या होगा, ये अभी क्या है इस केस में, फॉल्स है। और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, नीचे वाले का ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है इस केस में। चलो, फिर मैं नेक्स्ट जो है, ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी भी आपका चेक हो चुका है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सब आपको पता है फिर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर तो आपको इस तरीके से ये चेक करना है कि भाई बराबर है कि नहीं है ना, बड़ा या बराबर है कि नहीं है, छोटा या बराबर है कि नहीं है। चलो, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इनका यूज़ कब करते हो आप? इनका यूज़ तब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा जो कंडीशंस हैं उनको चेक करना पड़ता है, उनको मर्ज करना रहता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इफ़ ए ग्रेटर देन 5 एंड बी लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैं एक बार कर लेता हूँ। प्रिंट आए वापस से कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पर पास किया मैंने, और यहाँ पर लिख देते हैं fail। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हाई लिख देंगे, बाय लिख देंगे, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड्स को थोड़ा कम करें, हाय बाय। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए ग्रेटर देन 5 है क्या, अच्छा एल्स, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, ए ग्रेटर देन 5 है क्या, चलो ये कंडीशन भी मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये जो है लेस देन 0 है क्या, ठीक है, या इसको ऐसा कर लूँ अब। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये कंडीशन फॉल्स है मेरा, और ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर मैं बोलता हूँ ट्रू एंड फॉल्स, रिजल्टेंट क्या मिलता है हमें, तो ये एंड ऑपरेटर है, ये काम करता है आपका इनटू की तरह। ठीक है, तो आपका अगर मैं ट्रू को 1 बोलता हूँ एंड फॉल्स को 0 बोलता हूँ, रिजल्टेंट क्या होगा, 0, जो कि होगा फॉल्स, है ना। तो ये हमने पहले देखा था, इसलिए मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं करवा रहा। लेकिन आपको पता है ट्रू एंड फॉल्स जो है, अगर इनमें एंड ऑपरेटर लगता है तो आपको फाइनली फॉल्स मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, आई के बाई, बाई प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो हमने और अभी लगा दिया है, तो हम ये बोल रहे हैं कि या तो ट्रू है या फॉल्स है, इनमें से अगर ट्रू एंड फॉल्स में से कोई भी अगर ट्रू होता है तो हम क्या बोलते हैं, फाइनली वो ट्रू ही है। एक बार आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ट्रू भी है, ठीक है, फॉल्स भी है। अगर आपने और ऑपरेटर इनके बीच में लगाया है तो इनमें से कोई भी एक जो सिचुएशन है उस कंडीशन में ये, अगर ये ट्रू हो जाता है तो फाइनल आपका आंसर ट्रू ही होता है। तो यहाँ पर हमने इवेल्युएशन के दौरान अगर ये ट्रू रखा है तो ये वाला इफ वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो ये वाला तरीके से। और नेगेशन, नेगेशन कहाँ यूज होता है, नेगेशन का यूज होता है, देखो आपने नेगेट तो यहाँ पे किया ही है वैसे, नॉट इक्वल्स टू, नॉट स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नेगेट कर देता हूँ किसी चीज को, इफ ट्रू, console dot log yes else console dot log नो, आउटपुट क्या आएगा आपका, यस आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो रहा है, ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं। ठीक है, इस केस में तो क्योंकि हमने सीधा सीधा पास कर दिया है। अगर इसको मैं फॉल्स करता हूँ,
तो भाई ये आपका नीचे वाला चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको नेगेट कर देता हूँ, नेगेट का मतलब ये है नेगेशन, ठीक है। तो नॉट फॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रू। और ट्रू है तो ये क्या होगा, अगर ये ट्रू हो चुका है यहाँ पर, इसकी जगह पे अगर मैं ट्रू लिख सकता हूँ, क्योंकि नॉट फॉल्स क्या रहता है, ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन आपका ये वाला ब्लॉक जो है चलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में। तो इस तरीके से किया जा सकता है। और बाकी नेगेट का जो है ये सही है या गलत है। अब अगर ये ऐसा कोई सिंटेक्स लिखा रहता है तो इसका क्या मतलब है, जीरो का फॉल्स होता है। तो ट्रू हो गया, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए, बिल्कुल यस मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जीरो जो है ये एक फॉल्सी वैल्यू है। और हम कभी भी जावास्क्रिप्ट जब पढ़ रहे हो तो कभी भी ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रूथ ही वैल्यू बहुत सारी होती है, फॉल्सी वैल्यू बहुत सारी होती है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, फॉल्सी वैल्यू इसका अनडिफाइंड की बात करूँ, अनडिफाइंड आपने देखा है ना, ये ट्रूथ ही वैल्यू है कि फॉल्सी वैल्यू है, ये ट्रूथ ही वैल्यू है कि फॉल्सी वैल्यू है, अभी पता लग जाएगा, इसने नो आपको रिटर्न किया है। ठीक है, ये फॉल्सी वैल्यू है। चलो और फॉल्सी वैल्यू कौन सी है, ये, हेलो, ये कौन सी वैल्यू है, ये ट्रूथ वैल्यू है कि फॉल्सी वैल्यू है, प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से प्रिंट हो गया था, एक बार मैं उसको दोबारा से प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये ट्रूथ ही वैल्यू है, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ये कैसी वैल्यू है, ट्रूथ ही है कि फॉल्सी है, ये फॉल्सी वैल्यू है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू जो है आपके ट्रूथ ही है, कुछ फॉल्सी वैल्यूज है। अगर मैं अनडिफाइंड करता हूँ, अनडिफाइंड कर लिया था, नल करता हूँ, तो आपको ये फॉल्सी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर ये कोई एरे होता है तो 1 2 3 क्या मिलेगा, ट्रूथ ही या फॉल्सी, ये ट्रूथ ही वैल्यू है। अगर ये एम्प्टी होता है तो ट्रूथ ही या फॉल्सी, ट्रूथ ही, ये विषय ध्यान रखना। एम्प्टी स्ट्रिंग होता है तब वो फॉल्सी वैल्यू होता है, लेकिन एम्प्टी एरे होता है तो वो ट्रूथ ही रहता है। ठीक है, तो चलो ये कुछ चीज़ें सी ये भी होता है क्या, एरे, एम्प्टी एरे, इसका क्या है, ट्रूथ ही है कि फॉल्सी है, ट्रूथ ही है बस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनको आपको समझना है। ये नेगेशन भी आपको समझ में आ चुका है। फिर टाइप ऑफ क्या रहता है, टाइप ऑफ जो है ये एक ऑपरेटर है। अब देखो इनको लॉजिकल ऑपरेटर बोला है, फिर आपने यूनरी ऑपरेटर देखा है, यूनरी ऑपरेटर जो है इसका क्या काम रहता है, चलो यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो पहला है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ जो है ये क्या करता है, ये आपको टाइप बताता है। ठीक है, ये वैल्यू किस टाइप का है। अगर मैं बोलूँ console डॉट लॉग टाइप ऑफ, ठीक है, ए, ये आपको क्या रिटर्न करता है, क्लियर कर लेते हैं एक बार, क्या रिटर्न कर रहा है, चलो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं, console डॉट लॉग टाइप ऑफ बी, ये स्ट्रिंग बोल रहा है। क्या मैं केवल वेरिएबल्स को ही टाइप ऑफ निकाल सकता हूँ, console डॉट लॉग टाइप ऑफ -5, सीधा हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, मैं क्या ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा ये, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली जो एरे हैं ये भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं फिर। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अब यहाँ पर मैं इसको तो कर देता हूँ साइड में, नहीं हाँ नीचे आते हैं। तो टाइप ऑफ का मतलब समझ में आपको आ चुका है। अब डिलीट क्या करता है, वॉइड क्या करता है, प्लस माइनस क्या करता है, पहले प्लस माइनस को देखते हैं ये क्या करते हैं। ठीक है, प्लस जो ऑपरेटर है, क्या आपने प्लस ऑपरेटर देखा है, प्लस ऑपरेटर को यूज करने के लिए कितने ऑपरेंड्स चाहिए,
दो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये यूनरी ऑपरेटर में भी काउंट किया जाता है, इसलिए आप एक ऑपरेटर के साथ में भी इसको लगा के काम कर सकते हैं। अब ये करता क्या है, ये जो प्लस ऑपरेटर है, कंसोल डॉट लॉग प्लस बी, क्या प्रिंट करेगा, ये जो प्लस एंड माइनस ऑपरेटर हैं ये किसी भी वैल्यू को नेगेटिव में किसी भी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। चलो, अगर यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से किया है, इसको भी स्ट्रिंग में ले सकते हैं, मतलब नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखते हैं पहले तो, कंसोल डॉट लॉग प्लस ए, ये लो नंबर, स्ट्रिंग तो नहीं है ना, नंबर ही है। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, क्या होगा आउटपुट, ऐसा क्यों हुआ, ये जो है ये पहले इस तरीके से इसने चलो किया, इसने दो को कन्वर्ट किया, कोशिश करी इसको दो को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये जो बी है, ठीक है, ये अभी भी -3 है, लेकिन आपने यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर लगाया ये कॉन्केट का रूप ले लिया इसने। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है और एक आपका इंटीजर बन गया, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप जब बोलते हो सिंगल के ऊपर काम करना है, एक ऑपरेटर के ऊपर काम कर सकते हैं, तब क्या रहेगा आउटपुट, तो इस तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं माइनस कर दूँ, चलो इसको नेगेट किया मैंने, माइनस किया, इसको नेगेटिव में ले लिया, आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं -b करता हूँ तो -b का मतलब -3। ठीक है, इसका नेगेशन अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या बनता है, 3 बनता है। तो जो पहले तो नंबर में कन्वर्ट करना था और दूसरा उसको माइनस में भी करना था, तो ऑलरेडी माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो गए। और यहाँ पर जो -a जो हमने किया, यहाँ पे लगाया प्रीफिक्स जो भी था, ठीक है, तो इसकी वजह से, इस ऑपरेटर की वजह से इसको नंबर में कन्वर्ट किया गया, प्लस जो है इसको माइनस भी कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये यूनरी ऑपरेटर है, तो कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कर लेंगे। चलो, डिलीट क्या करता है, अरे आपने पढ़ा है, ए 1 2 3 डिलीट, क्या मिला, सही है क्या। ठीक है, यहाँ से इस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट तो कर दिया, लेकिन ये अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इसकी लेंथ पता करें क्या, LENG कितना है, अभी भी 3 है, तो आप डिलीट जरूर करते हो। एक जो स्प्लाइस होता है उससे हम उस एलिमेंट को अपन रिमूव कर देते हैं, तो वो पूरे जो इंडेक्स है वहाँ से भी आपका रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करते हो तो इस तरीके से डिलीट नहीं होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, एरे के केस में है ये। ठीक है, अगर मैं बोलूँ लेट ए इक्वल टू नेम विष्णु और क्लास, ठीक है, जैसे जो भी मैंने बोल दिया ना, 10th, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ये मुझे डिटेल्स जो है ये मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट करना चाहूँ तो सिंपली भाई यहाँ पर अगर मैं डिलीट बीच में लगा दूँ, डिलीट ए का कौन सा की आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो ए डॉट नेम ही डिलीट कर दूंगा मैं तो। ठीक है, आउटपुट में क्या मिलता है मुझे, ये मिलता है, यहाँ से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गायब हो जाती है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ये इतना ही है। ठीक है, लेंथ वगैरह जो आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहो, सर मैंने इसको एरे से डिलीट भी कर दिया, लेकिन ये सर यहाँ पर लेंथ अभी भी उतनी की उतनी है, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो ये जो है ये थोड़े से एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं, ये इनका जो बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, वो उसके हिसाब से हमें ये बस इतना ध्यान रखना है कि एरे के केस में अगर आप डिलीट करते हो तो इंडेक्स बच जाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई नया एलिमेंट पुश करूँ, ठीक है, इस केस में कहाँ जाएगा? जैसे ये किया, लेंथ किया, फिर मैंने बोला ए डॉट, हाँ देखिएगा, ए मैंने 5 कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग ए, देखिए क्या देता है, आपको देता है ये कॉमा छोड़ के देता है। ठीक है, लेंथ मेरी अभी भी क्या है, अभी 3 थी, इसलिए अब 4 हो चुका है, लेकिन ये कॉमा अभी भी बीच में है। तो इस तरीके से एरे में से डिलीट करना सही नहीं है, लेकिन आप डिलीट कीवर्ड को यूज करके ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट समझ में आया। अब वॉइड क्या करता है? वॉइड भी आपका एक देखो ऑपरेटर ही है ना, तो ये और यूनरी ऑपरेटर है। तो अब आप इसको थोड़ा सा कैसे समझेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाया, तो वॉइड जो है कई बार आप, वॉइड आपको क्या रिटर्न करता है, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग वॉइड, अनडिफाइंड। बेसिकली अगर कुछ भी आपको करना है, ठीक है, और अनडिफाइंड रिटर्न करवाना है, तो आप वॉइड लिख दो, ये हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कुछ के लिए जैसे कुछ आप यहाँ पे करवाना चाह रहे हो, कंसोल डॉट लॉग लिखोगा, कंसोल डॉट हेलो, हेलो, इसने प्रिंट तो करवाया, लेकिन रिटर्न क्या दिया आपको? सही है, ठीक है, अलर्ट में हेलो तो करवाया, लेकिन रिटर्न क्या दिया? मतलब ये जो वॉइड है ये हमेशा आपको देखो काम तो कर देगा, लेकिन रिटर्न हमेशा आपको क्या देगा? अनडिफाइंड देगा। ठीक है, और एचटीएमएल में कैसे काम में ले सकते हैं इसको? जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरा एंकर लिंक है, सही बात है, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ क्लिक हियर। ठीक है, और अब जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा ये। ठीक है, ये तो पक्की बात है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहीं ना कहीं तो मुझे लेके जाएगा। देखो थोड़ा सा फ्लैश पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश होता है पेज आपका, ये वाला जो है, जब मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है, ये थोड़ा सा फ्लैश कर रहा है, वन ये किया। तो अब मैं यहाँ पर अगर ये कर दूँ, ठीक है, HREF के अंदर, वर्ड, ठीक है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस केस में ये जो है ये लिंक आपका डिसेबल हो जाता है। अब आपका यहाँ पर मैं जितना बार भी क्लिक कर रहा हूँ ना, ये रिफ्रेश नहीं होता, पेज रिफ्रेश नहीं होता, कैसे पता लगेगा? इसके अंदर कुछ भी करवा लो, अलर्ट, ये काम तो करेगा, लेकिन रिटर्न आपको कुछ नहीं देगा। तो अलर्ट वर्ड इज वर्किंग। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट वाला ये काम तो करेगा, काम तो कर किया इसने, लेकिन इसने रिटर्न जो है वो अनडिफाइंड किया। अनडिफाइंड किया तो यहाँ पे ये यूआरएल पे जा नहीं पाएगा, किसी पे भी अनडिफाइंड नाम का कोई यूआरएल नहीं होता। अनडिफाइंड अगर आप खुद लिख देते हो तो उस पर्टिकुलर यूआरएल पे जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको डिसेबल कर रहे हो। ठीक है, इसकी जगह पे मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, कोई फंक्शन बनाया जा सकता है यहाँ पर, जो फंक्शन भाई आपका चले इसके अंदर, जैसे अलर्ट फंक्शन चल रहा है वैसे आपका फंक्शन चल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप वर्ड को यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ तक आपका क्लियर है। ठीक है, अगर बिटवाइज ऑपरेटर की बात करेंगे तो ये जैसे आपका बिट लेवल जो है वैल्यूज उनके ऊपर काम करता है, 0 और 1। ठीक है, बाइनरी वैल्यूज है उनके ऊपर काम करता है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाह रहे हो तो भाई यहीं पे आप भाई वीडियो पे कमेंट कर देना। ठीक है, हम इसको अलग से सेपरेट चैप्टर बना के कवर कर लेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर
सेशन के लिए, रिएक्ट के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, अब टर्नरी ऑपरेटर जो है ये एक तरीके का कंडीशनल आपका स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हम आपने पहले जो इफ़, एल्स इफ और एल्स के बारे में देखा था, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं, स्विच के बारे में देख लिया, थोड़ा सा एक बार इनको रेकअप कर लेते हैं, फिर टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर आते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या है। यहाँ पर हम इसको यहाँ ले आते हैं, पूरा इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैंने डिलीट किया, और मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। इफ, एल्स इफ और एल्स, लेट a is equal to 2 and let b is equal to 3, ठीक है। और इस तरीके से जो है अब यहाँ पर if a is equal to 3, तो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, console.log a is 3, otherwise else if b a less than b, console.log a is less than b, ठीक है। और else console.log else part is running, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू 2 रखूँ और b की वैल्यू 3 रखूँ, तो ये वाला जो कंडीशन है ये मैच करता है कि नहीं करता है, ये मैच नहीं करता है। क्या ये मैच करता है, अगर ये मैच करता है तो a इज़ लेस देन b करके आना चाहिए। चलो a इज़ लेस देन b करके आया है, ठीक है। चलो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसमें ये है कि हर इफ़ का एक एल्स हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक एल्स हो सकता है, ठीक है। और इनके बीच में ऑप्शनल है, लेकिन ये ठीक है, हो सकता है, ऑप्शनल है, इसको हटाया भी जा सकता है, इसकी ज़रूरत अगर नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ऐसा, ठीक है, आउटपुट क्या रहेगा आपका, एस पार्ट इज रनिंग, है ना। लेकिन अगर मैं ये नहीं करना चाहूँ तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को हटा भी सकता हूँ, ये मेरा ऑप्शनल पार्ट है, कुछ आपको रिटर्न नहीं होगा। और ये इफ़ जो है आपका एग्जीक्यूट हो चुका होगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये लोग console.log if else if else finished, ठीक है। ये लो, तो ये जब पूरा चल चुका होगा, उसके बाद में आपका ये वाला लाइन प्रिंट होगा, ठीक है। तो एल्स पार्ट इज रनिंग, अगर मैं इसको ऑप्शनल है इसलिए हटा भी सकता हूँ, तो आपको ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, आपका ऐसे ही ये नेक्स्ट जो लाइन है कंसोल वाला ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं एल्स इफ को भी हटाना चाहूँ तो ये भी ऑप्शनल है ना। लेकिन एक इफ के दो एल्स नहीं हो सकते, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और आप ये इफ और एल्स के बीच में मल्टीपल जो है एल्सिफ 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 लगा सकते हैं, जो कि भाई एल्सिफ लेटर बोला जाता है, ठीक है। लेटर बोले तो सीडी जैसे होती है उस तरीके से, तो मल्टीपल जो है एल्सिफ यहाँ पे लगा सकता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट आपका इफ होगा, एंड पॉइंट आपका एल्स हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ कवर हो चुका है। फिर स्विच, स्विच और इफ में एल्स में इनमें क्या डिफरेंस है ना। कोड की रीडेबिलिटी के लिए आप इनको अलग अलग जगह पे यूज़ करते हो। अगर मैं कई सारे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लगा दूँ, ठीक है, तो शायद मेरा जो कोड है थोड़ा सा डर्टी हो जाएगा, थोड़ा सा भाई रीडेबल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इफ एल्स के बीच में आपको जूझना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम ये कर लेंगे, स्विच अगर मैं लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो ए की वैल्यू है वो मैं पास करता हूँ, कोई भी आप एक वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे केस लगाएंगे, ठीक है। तो ये लो, मैं केस लगाता हूँ, केस 1, और फिर ये कॉलन लगाया, ठीक है, और मैंने
console डॉट लॉग किया 1, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे केस 2 लगाता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ console डॉट लॉग 2, ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर मैं इसको इतना ही छोड़ दूं तो इस केस में भाई बी की वैल्यू जो ए की वैल्यू पे स्विच कर रही है, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है आपका 2 है, तो इसने ये वाला केस जो है नहीं देखा, ये वाला केस देखा तो इसने 2 प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सही है। लेकिन अगर मैं केस 3 करता हूं और यहाँ पर कंसोल में लॉक करवा लेता हूं यहाँ पर कि जब ये 3 हो जाए तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर दे, 3, ठीक है, चलो अब क्या प्रिंट करता है, तो यहाँ पर जो है 2 एंड 3 दोनों चीजों को इसने प्रिंट किया है, 2 एंड 3, ठीक है, एक बार दोबारा से इसको रन करके देख लेते हैं, आउटपुट 2 एंड 3 जो है इसने रिटर्न किया यहाँ पर, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि देखो जब आपका कोई केस मैच कर जाता है तो उससे अगला जो केस है वो भी ऑटोमेटिकली मैच कर ही जाएगा, ठीक है, ये इसका खासियत है। अगर आप ये चाह रहे हो कि ये जो है अगला स्टेटमेंट जो है नहीं चले, अगले केस पे ना पहुंचे, अगला जो केस है वो भी आपका नहीं माने, तो आप यहाँ पे इसको ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, तो ब्रेक लगा दो। आपने ये भी देख लिया था कि ब्रेक लगाने से आगे ये मैच होना बंद हो जाता है, तो जहां पे भी मैच किया वो केस चलेगा, बाकी के केस आपके नहीं मैच होंगे, ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं हर जगह पे ब्रेक लगाने का ये प्रैक्टिस रखूंगा। तो ये हमने देखा था इस तरीके से ब्रेक रखा जा सकता है, ये लो, अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं जैसे 5 मैंने कर दिया, तो क्या इनमें से कोई कंडीशन मैच करती है, कोई कंडीशन मैच नहीं करती है, तो उस केस में मेरे पास में डिफॉल्ट डिफॉल्ट करके ये एक है, ठीक है, केस जिसमें मैं लिख सकता हूं डिफॉल्ट या फिर नो केस मैच्ड, ठीक है, कोई केस आपका मैच किया नहीं, ठीक है, तो किस केस में भी यहां पर अगर आपको नहीं मिलता है तो ये केस आपका डिफॉल्ट वाला मैच होगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको उठा के ऊपर रख सकता हूं, ऊपर रखने क्या ऐसा जरूरी थोड़ी कि मैं हमेशा नीचे रखूंगा, डिफॉल्ट को ऊपर रख देता हूं, ये लो, अब की बार क्या होगा, अब की बार ये तो आया अब लेकिन ये 1 भी चल गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है डिफॉल्ट केस को आप ऊपर नीचे कहीं भी रखो, जब ये किसी से मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट वाला चलेगा, और डिफॉल्ट वाला चलेगा, क्या डिफॉल्ट वाला तब भी चलता है जब मैं इसको 1 बोलता हूँ, नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा क्या होता है इस वाले केस पर जंप करता है। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा रीडेबल कोड है कि केस जब ए की वैल्यू 1 होगी तो ऐसा, इसकी वैल्यू 2 होगी तो ऐसा, 3 होगी तो ऐसा, ठीक है, क्या इसमें मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ, केस कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कंपेयर नहीं किया जा सकता, यहाँ पे आपको पहले से ये केस पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या केस बन सकते हैं, तब जाके आप इसको स्विच के अंदर ऐसा इस तरीके से लिख पाएंगे, अदरवाइज आपको जो नॉर्मल इफ एल्स है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं, आप लेस देन इक्वल टू वगैरह जो है ये साइन आप लगा के चेक करना चाह रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो, तो डिफॉल्ट में अगर मैं यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट मैच कर जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 दिया तो वो मैच नहीं करे, इसके लिए आप यहाँ पे भी ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगाओ, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डिफॉल्ट है ये आपका तभी चलता है जब ये वैल्यू आपकी इन किसी केस में मैच नहीं करती है जो दिए पे, ठीक है, और बाकी अगर आप इसको नीचे नीचे रखते हैं तब तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, क्योंकि ये लास्ट केस है, इसके बाद में आगे कुछ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है किया जा सकता है, नो केस मेस्ट करके यहाँ पर आ गया। और अब अगर मैं बात करूं टर्नरी ऑपरेटर की, तो टर्नरी ऑपरेटर है ये जो है एक तरीके का शॉर्ट हैंड है, ठीक है, थोड़ा छोटा कोड है सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए। कैसे काम करता है यहाँ पर,
टर्नरी ऑपरेटर, मैं बोलता हूँ ए अगर लेस देन 10 है तो आप ये, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट तो निकलेगा कोई, ये तो कोई कंडीशन है, ठीक है, या तो क्या होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है, चलो, है ना। तो आप दो सिचुएशन में दो चीजें कर सकते हैं कि जब ये ट्रू होगा तो कुछ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इन केस इट इज ट्रू, और इन केस इट इज फॉल्स। ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करता है यहाँ पे देखें, कोई एरर है क्या इसमें, इस पर्टिकुलर सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट डॉट टेस्ट console डॉट लॉग और टेस्ट, ये क्या रिटर्न करता है, आपको कुछ रिटर्न करता भी कि नहीं करता है, अच्छा क्या सही लिखेंगे स्पेलिंग, ठीक है। ये ट्रू वाला केस में जो भी था उसने रिटर्न कर दिया, अगर मैं यहाँ पर खुद लिख दूँ ट्रू, क्या तब भी ये चलेगा, ये लो तब भी चल रहा है। अगर मैं खुद लिख दूँ यहाँ पे फॉल्स, क्या ये वाला पार्ट चलेगा, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन जो इवेल्युएट होके बनती है कुछ, ठीक है, उसके हिसाब से ये चलता है, और ये चलता है तो कुछ रिटर्न भी करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रिटर्न करेगा, ठीक है, लेकिन रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इफ ए लेस देन 10, ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 2, एल्स ए इक्वल टू 7, ठीक है। आउटपुट में आपको क्या मिलता है यहाँ पर, यहाँ पर ए इक्वल टू, अच्छा, ठीक है, तो एक बार रन कर लेते हैं। आउटपुट में आपको क्या मिलता है, टेस्ट मिलता है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सिंगल, भाई बिना इन ब्रैकेट के आप करते हो वैल्यूएट, तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखना इन ब्रैकेट्स को आप लगा सकते हो। क्या मैं सिंगल ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे हमने एक सिंगल स्टेटमेंट को लगाया है, हमने बोला है ए इक्वल टू 2, तो यहाँ पर इसने क्यों दिया है ये, क्योंकि ए की वैल्यू जो है 10 से कम है, इसलिए ए की वैल्यू इसने क्या कर दिया, क्या कर दी, ए की वैल्यू को इसने 2 कर दिया। क्या मैं यहाँ पर जब ए की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग ए, तो क्या मुझे उसकी वैल्यू भी 2 मिलेगी, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें, ये लो, टेस्ट की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सिचुएशन अगर बनता है तो इसका इवेलुएट होकर ट्रू बनेगा, ठीक है, रिजल्ट जो है आपका ट्रू रहेगा। और अब मैं अगर इसको यहाँ पर चेक करूँगा, चेक नहीं करेंगे, मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ए जो है इसका वैल्यू, पहले तो स्टेटमेंट चला चला, क्या हुआ, ये स्टेटमेंट की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू जो है ये अपना चेंज हो गया, लेकिन ये जो लास्ट स्टेटमेंट भी है क्या, ये अपना ये लास्ट स्टेटमेंट भी है, ठीक है, ये एक ही स्टेटमेंट है, तो यही फर्स्ट है ये लास्ट है, ठीक है। ये लास्ट स्टेटमेंट की वैल्यू को रिटर्न भी करता है, तो लास्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ए है, इसकी वैल्यू को रिटर्न भी करता है। तो अगर ये रिटर्न किया हुआ, जो भी इसने रिटर्न किया उसको मैं इक्वल टू ऑपरेटर रख के टेस्ट में स्टोर करवा लेता हूँ, तो टेस्ट की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई। अब मैंने बोला लास्ट की वैल्यू को रिटर्न करता है, चलो मैं एक और काम करता हूँ, लेट बी इक्वल टू 8, इस तरीके से मैंने किया। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करवाया जा सकता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है क्या, बी इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 18,
ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। बस इसको नीचे कर लेते हैं, एग्जीक्यूट दोबारा से। मल्टीपल अगर आपके स्टेटमेंट हैं तो इनको इन ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये असाइनमेंट वगैरह ही करो। मैं यहाँ पर एक और काम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसका आउटपुट क्या आया पहले? आउटपुट जो है टेस्ट का 20 आया। क्यों आया? क्योंकि देखो इसमें से आखिरी स्टेटमेंट कौन सा है? बी है। तो बी जो है इसकी वैल्यू जो भी आपकी बनती है वो यहाँ पर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, console.log हेलो, ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया मेरा, सही है ना? अब ये देखो हेलो तो प्रिंट किया, लेकिन हेलो जो है ये console.log है, ये आपका अनडिफाइंड रिटर्न करता है। करता है क्या? अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो टेस्ट की वैल्यू क्या बन गई? अनडिफाइंड बन गई। लेकिन अगर मैं इसको आगे रख दूं, इसको पीछे रख दूं, अब की बार देखें, अब की बार जो है हेलो जो है ये इसने प्रिंट तो किया, इसने ए को 2 कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया, और बी को 20 कर दिया, और बी को जो कि लास्ट का आपका स्टेटमेंट था उसको रिटर्न भी कर दिया। सही है क्या? इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है जब रिएक्ट आप सीख रहे हो, तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। ये वाला स्टेटमेंट जब आपका कंडीशनल रेंडरिंग आपको करनी है कि अगर इस बटन पे क्लिक किया इसकी वैल्यू इतनी हो गई, ये स्टेट वेरिएबल में ये इसकी वैल्यू इतनी है, तो अब आपका ये कंपोनेंट रन होना चाहिए, अदरवाइज ये कंपोनेंट दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट के बारे में लिखेंगे, कौन सा कंपोनेंट आपको दिखना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ये है तो ये वाला कंपोनेंट दिखे, अदरवाइज ये वाला कंपोनेंट दिखे। तो ये अलग अलग कंपोनेंट के बारे में आपको यहाँ पे लिखना। आप 10 कंपोनेंट को एक साथ दिखा सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि हम पहले तो यहाँ पर कुछ कंडीशन होगी या फिर डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हम मल्टीपल स्टेटमेंट को कोमा से सेपरेट करेंगे और सबको एक ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, और जो लास्ट आपका स्टेटमेंट होगा उसकी वैल्यू को ये रिटर्न करता है। अगर नहीं चाहिए तो मत लो, बदलो, क्या फर्क पड़ता है, ये लो। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा, अगर वैल्यू मुझे नहीं चाहिए तो अलग बात है, अदरवाइज ये वैल्यू तो रिटर्न करता है लास्ट स्टेटमेंट की। ठीक है, जिसको हमने कहीं भी स्टोर नहीं करवाया, किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया, कोई किसी दूसरे नाम के वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया, है ना। तो हमने केवल ए के बारे में देखा, तो ए की वैल्यू अगर इन स्टेटमेंट में कहीं पर चेंज हो रही है तो वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी फॉल्स होती है, जो कि मैं सीधा भी कर सकता हूँ, ठीक है, फॉल्स FALSE। ठीक है, और ये फॉल्स जो है आपका, आप यहाँ पे फॉल्स ही नहीं होगा, यहाँ पे ट्रूथ एंड फॉल्स की वैल्यू हो सकती है क्या? यहाँ पर आउटपुट 7। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है फॉल्स की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि फॉल्स की वैल्यू कौन कौन सी होती है ना। तो उस बेस पर आपको कर लेना है। तो टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया। मोस्टली देखो आपको कंडीशनल रेंडरिंग के लिए ये यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शंस क्या चीज़ होती है, किस तरीके से उनको यूज़ करना है। ठीक है, तो हम जब रिएक्ट को पढ़ेंगे तो रिएक्ट में ज़्यादातर, अब देखो, एक तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं जिसमें ओप्स के कंसेप्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। एक होता है आपके फंक्शनल कंपोनेंट। लेकिन आजकल जो चल रहा है ना, फंक्शनल कंपोनेंट को थोड़ा सा अच्छा माना जा रहा है, परफॉर्मेंट है थोड़ा सा। ठीक है, कोड थोड़ा सा इजी हो जाता है, और वो सारा जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो आप क्लास के थ्रू अचीव करते हैं, वो सब कुछ जो है आप फंक्शनल कंपोनेंट में अचीव कर सकते हो। इसलिए फंक्शनल कंपोनेंट जो है थोड़ा इजी है, हम उन्हीं को प्रिफर करेंगे हमारे कोर्स में भी। तो यहाँ पर फंक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फंक्शन कैसे काम करते हैं, किस तरीके से कंपोनेंट्स आप बना सकते हो, क्योंकि ये फंक्शंस ही आपके मॉड्यूल बनेंगे, ये फंक्शंस ही आपकी बाकी चीज़ें कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है, और फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन आप काम करते हो वो रहेंगे ही। तो फंक्शंस, किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा? नॉर्मल आपने जो फंक्शन देखा है तो उसमें एक फंक्शन कीवर्ड को आप यूज़ करते हो, जो पुराना अपना तरीका है उस हिसाब से। ये पुराना तरीका है, ये ऐसा नहीं है कि पुराना हो गया मतलब इस पर आप काम नहीं करेंगे।
ठीक है, ये पुराना तरीका नहीं है, ये एक तरीका है जो सॉलिड है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और आपका एरो फंक्शंस जो है एक माई स्क्रिप्ट 6 के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, तो आप उनको भी यूज़ करेंगे, लेकिन कब किसको यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दोनों इंटरचेंज आप नहीं कर सकते कुछ केस के लिए, बाकी आप मोस्टली इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे करना है, फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है तो फंक्शन कीवर्ड आपको लिखना है, और फंक्शन का कोई जैसे नाम आपका रहेगा, तो मैंने बोल दिया टेस्ट रेगुलर, रेगुलर फंक्शन, ये मेरा रेगुलर फंक्शन है। और इसके अंदर जो है यहाँ पर इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, console डॉट लॉग, यहाँ पर दिस इज आवर रेगुलर फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इन रेगुलर फंक्शंस को अगर आपको कॉल करना है तो मैं इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनोनिमस फंक्शन क्या होता है फिर, यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे फंक्शन जो है, कि फंक्शन का तो समझ में आ गया सर, कि फंक्शन जो है इस तरीके से बनाया जा सकता है, और उसको अंदर कुछ जैसे नाम होता है उसका फंक्शन का, वो देना जरूरी है, और उसके अंदर जो है अ, ये कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ पैरामीटर यहाँ से पास कर दिए जा सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ नेम, अगर मैंने पास कर दिया तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे विष्णु, ये मुझे एक मैसेज देगा, हाय विष्णु, हाय, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये स्ट्रिंग पास करना है ना, हमने सीधा जो एक तरीके से पास कर दिया। हाई विष्णु करके आ गया, ठीक है। ये तीनों अलग अलग स्ट्रिंग करके आ गए, इनको प्लस किया जा सकता है क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। ये लो, ये हम्म, ठीक है, हाई विष्णु, ठीक है। नाम जो है इनमें स्पेस वगैरह आप देना चाहिए, लगा दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मेरे पास में जैसे ये पर्टिकुलर जो है फंक्शन इतना ही काम करता है, अगर मैं इसके अंदर नाम प्रोवाइड करता हूँ जो कि पैरामीटर के थ्रू मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो इन चीज को तो हम बोलेंगे पैरामीटर, जो कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एज भी दे सकता हूँ, ये लो एज, ठीक है। console डॉट लॉग, यू हैव, जितना भी आपका एज है, ऑन दिस planet Earth। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से देता हूँ, ठीक है, देखो ये अभी भी प्रिंट कर रहा है, हमने दोनों वेरिएबल जो है उनके लिए पैरामीटर पास नहीं किया है क्या, देखो हमने तो एक ही वैल्यू दी है, एज की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। इस एज की वैल्यू को आप कुछ दे सकते हो क्या, जैसे बोल दो जीरो, बाय डिफॉल्ट जीरो डिफॉल्ट वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ मेरी एज तो भाई अभी 36 होगी, ठीक है। ये लो, ये है 36 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, बढ़िया, ठीक है। तो अब ये जो है इस तरीके से आपको पैरामीटर यहाँ पे पास करने के लिए मिलेगा, इन पैरामीटर को यूज करके आप यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा सकते हो, या फिर एक पूरा का पूरा जो है एक स्टेटमेंट जो है रिटर्न करवा सकते हो। तो इस तरीके से प्रिंट करवाना तो सही नहीं है कंसोल में, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि भाई ये जो रेगुलर फंक्शन है ये केवल आपको एक मैसेज प्रिंट करके दे, ठीक है। हम ऐसे करना चाह रहे हैं, तो हम बस इतना बोलेंगे कि ये आप ऐसा करना, अब यहाँ पे ऐसे दे दो मेरे दोस्तों, तो ठीक है, एक इस तरीके से इस सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, हाय, और फिर यहाँ पर इस तरीके से नेम पास कर दिया, ठीक है। और फिर यूर जो भी है मैसेज हम इस तरीके से दे सकते हैं, और ये जो है एज, ये भी एक वेरिएबल में इस तरीके से
निकाला जा सकता है, इसको ये रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट नहीं करवा रहे, हम क्या करवा रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जो हमने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, ठीक है, ये पूरा टेम्पलेट ही तो है, इसको हटा लेते हैं, ये पूरा टेम्पलेट ही तो है। इस टेम्पलेट के अंदर हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पे बस पास कर दी। इस टेम्पलेट के अंदर वैल्यू जो है, जो चेंज हुई होगी उसके हिसाब से मुझे ये स्ट्रिंग मिलेगा। अब ये रेगुलर फंक्शन जो है, अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को चलाऊंगा तो मुझे ये एक स्ट्रिंग देता है। ठीक है, इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, लेट ग्रीटिंग। ठीक है, एक ग्रीटिंग मैसेज जो है वो क्या प्रिंट होगा मेरा, इस तरीके से प्रिंट करवाया जा सकता है, console डॉट लॉग ग्रीटिंग मैसेज, ये लो। ठीक है, और अब की बार देखो ये मेरा पूरा एक साफ सुथरा, ठीक है, ये फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें ये है कि हम कुछ इनपुट दे सकते हैं, कुछ इनपुट दिया जा सकता है, उनको प्रोसेस किया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पर प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो बनाई है। ठीक है, और इसको हम रिटर्न कर सकते हैं, तो हमने इसको रिटर्न करवा दिया। अब इसको जैसे भी अगला सामने वाला यूज़ करना चाहे, कंसोल में प्रिंट कराना चाहे या किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केट कराना चाहे, इसकी लेंथ पता करना चाहे, वो सामने वाले की मर्जी है। ठीक है, जो भी करवाए। ठीक है, तो यहाँ से ये बेसिक समझ में आ गया फंक्शन का। अब नेक्स्ट जो है, इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, ये फंक्शंस में एरो फंक्शन, क्लोजर फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन, ये क्या भला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिए हैं, वैसे अनोनिमस फंक्शन वगैरह है, एरो फंक्शन वगैरह पहले भी देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्लोजर फंक्शन वगैरह क्या होते हैं। चलो, तो अगर अनोनिमस फंक्शन की बात करूँ तो इस फंक्शन को मैंने नाम दिया है क्या, बिल्कुल नाम दिया है सर। ठीक है, इस फंक्शन को एक बार मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। इस फंक्शन को मैं बिना नाम का बना सकता हूँ क्या, नाम हटा दूँ, या सिंपली मैं इसको ऐसे नाम हटा दूंगा तो चल जाएगा, तो एरर नहीं देगा, एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, कर रहा है। फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर फंक्शन नेम। ठीक है, फंक्शन का नाम तो आपने दिया नहीं, ये क्या कर दिया सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो इस तरीके से आपका आपने डिफाइन किया, ये अनोनिमस फंक्शन है, लेकिन आपने इसी तरीके के फंक्शन तो बहुत बार देखे। ठीक है, आपने तो बहुत बार इस तरीके के सेट इंटरवल के अंदर अगर इस तरह के फंक्शन आप देते हो, कि देते ही नहीं हो क्या। ये लो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट कर देता हूँ, और ये एक फंक्शन देखो, इसकी शक्ल सेम है। ठीक है, ए एंड जो भी है फंक्शन इस तरीके से बना लेते, तो कुछ नहीं है, ये फंक्शन 1 सेकंड बाद में चलेगा, 1 सेकंड बाद में। ठीक है, कंट्रोल लॉग सेट टाइम आउट फंक्शन वर्किंग। चलो, अगर ये प्रिंट हो गया इसका मतलब ये चल तो रहा है। ठीक है, अगर ये चल रहा है तो ये 1 सेकंड बाद में चल रहा है, इसकी ये भी सही बात है। देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, और स्टार्ट होने के 5 सेकंड बाद में ये प्रिंट होना चाहिए। स्टार्ट किया और 5 सेकंड बाद में आपका ये फंक्शन का जो आउटपुट है सेट टाइम आउट वाला, ये चलना चाहिए। चला, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, देखो यहाँ पर जो फंक्शन पास किया है डिस्पोजेबल फंक्शन है, ये इसका कोई नाम नहीं है ना, डिस्पोज इसको हमने कर दिया। क्या मैं इसको बार बार कॉल करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर को, तो मुझे तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को, अगर बार बार चलाना चाहूँगा। लेकिन एक ही बार अगर मुझे चलाना है तो मैं इसको डिस्पोज कर दूंगा, जैसे मैंने फंक्शन बनाया, बिना नाम का बना दिया, और एज ए पैरामीटर इसको पास कर दिया। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है एनोनिमस फंक्शन, जिनका कोई नाम नहीं होता, जिनको हमने कोई नाम दिया नहीं है, इनको आप डिस्पोजेबल फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे। और ये पैरामीटर में पास करने के लिए आपको बहुत बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो रिएक्ट है वो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पास कर सकते हैं, ये आपका एनोनिमस फंक्शन है। लेकिन ये जो एनोनिमस फंक्शन है, इसको अगर मैं कोई नाम दे दूं, ठीक है, तो नाम मैं दे देता हूं लेट रेगुलर फंक्शन।
ठीक है। तो अगर मैं रेगुलर फंक्शन इसको बोलता हूँ, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इसका रोल खत्म है। ठीक है। तो अब तो वो एरर नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि देखो, आप फंक्शन को ऐसा भी बना सकते हो कि फंक्शन लिखा कीवर्ड और उसके बाद में इसका नाम लिखा। ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर फंक्शन बनाओगे और फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर दोगे, ये तो ये नेम्ड फंक्शन बन जाएगा। तो अनोनिमस फंक्शन ही बेस होता है एक्चुअल में तो। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये और जो पिछला स्टेटमेंट जो आपने देखा था जिसमें आपने इस तरीके से लिख दिया था फंक्शन और फिर जैसे रेगुलर फंक्शन, और इस तरीके से आपने किया और यहाँ पर फिर ब्रैकेट दिया और ये लो। ठीक है। तो ये जो आपने किया था, इसमें वही सेम चीज़ जो आप इस तरीके से कर रहे हो। ठीक है। बेस दोनों में सेम है। रेगुलर जो फंक्शन है वो पहले अनोनिमस फंक्शन था जिसको आपने नाम बोल दिया, फिर रेगुलर फंक्शन। ठीक है। इस तरीके से। तो ये रेगुलर फंक्शन जो है इसको कॉल किया जा सकता है अभी सेम जैसे पहले कर रहे थे वैसे वे। ये लो, किया जा सकता है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ देखो कि जैसे ये एनोनिमस फंक्शन है वैसे और भी फंक्शन है। ठीक है। यहाँ पर लेके आता हूँ इसको। हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन। और ये जो एरो फंक्शन है ये एक माई स्क्रिप्ट का पार्ट है। ये चलो इसको ऐसा करते हैं, ऐसा कर। ठीक है। एक माई स्क्रिप्ट का पार्ट है। ये क्या चीज़ है, ये अभी समझ पा रहे हो आप? ये कौन सा फंक्शन है? ये एरो फंक्शन है। पहली बात तो ये समझ में आती है कि एरो आपने दिया है, एरो फंक्शन है ना। लेकिन ये एरो में भी कौन सा फंक्शन है? ये अनोनिमस फंक्शन ही है। ठीक है। ये इसी यही तो है सेम। ठीक है। इसी को आपने थोड़ा शॉर्ट हैंड लिख दिया। अब ये थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी जब एक माई स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम पे बहुत सारे जो डेवलपर्स थे उनको ये फंक्शंस वगैरह लिख के ये बड़ा फंक्शन बनाने का ये जो सिंटेक्स था इसको थोड़ा और छोटा करना था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से कर दिया। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है अगर यही सेम फंक्शन मैं दोबारा से बनाना चाहूँ? ठीक है। तो एरो फंक्शन है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सेपरेट कर लेता हूँ, उन बाकी सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल नीचे लेके चला जाता हूँ। तो ये मेरा एरो फंक्शन है। ठीक है। एनोनिमस है। इसको नाम दे सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ लेट ग्रीट इक्वल टू दिस। ये क्या है? ये मेरा ग्रीट एरो, ये ग्रीट एरो, ये लो, बस ऐसा। ठीक है। तो ये हमने एक बनाया एरो फंक्शन और उसको हमने असाइन कर दिया इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। मतलब ये वेरिएबल जो है अब ये फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है। जो इस एरो फंक्शन को चलाएगा। कंसोल डॉट लॉग ग्रीट एरो, ये लो। ये क्या करेगा, ये कंसोल में प्रिंट कर देगा इसको। ठीक है। अनडिफाइंड क्यों दिया है? क्योंकि ये जो है यहाँ पर कंसोल में प्रिंट कर रहा है, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। रिटर्न करवाना है इसको, ये चीज़ थोड़ा समझना है इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ। कंसोल कभी रिटर्न नहीं करता आपको। ठीक है। कंसोल कभी भी आपको रिटर्न नहीं करता, कंसोल बस प्रिंट करता है। स्क्रीन पे प्रिंट किया, डन हो गया। अब अगर आपको रिटर्न करवाना है तो कंसोल हटा दो इसका, ऐसा। अब देखें अब क्या चेंज हुआ इसमें। अब की बार बोला हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन। ठीक है। तो हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन जो है आपने रिटर्न करवाएगा, यहाँ पे बोला है क्या रिटर्न? बोला नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहे हो इस फंक्शन के थ्रू, ये एरो फंक्शन है, इसके थ्रू एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, आपने केवल ये बनाया। ठीक है। उसी तरीके से आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेम ऐसा है जैसे आपने ये फंक्शन बनाया है लेट ग्रीट रेगुलर इक्वल टू फंक्शन और रिटर्न हेलो फ्रॉम
रेगुलर फंक्शन। ठीक है, इन दोनों का जो है स्टाइल सेम है, लेकिन भाई अलग तरीके से लिखा गया। यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है। रीडेबिलिटी जो है वो थोड़ी इसमें अच्छी आती है, क्योंकि आपने एक ही चीज़ रिटर्न करनी है। लेकिन सर मैं एक ही चीज़ रिटर्न करूँगा तो मुझे तो 10 चीज़ और भी करनी है। तो अगर 10 चीज़ और भी करनी है ना, तो आप ये करो ना, यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं इसके अंदर सर पैरामीटर पास करता हूँ। ठीक है, जब ग्रीट बोलता हूँ तो मैं नाम लेता हूँ, एज लेता हूँ। ठीक है, तो मैं नेम भी लूँगा, मैं एज भी लूँगा। ठीक है, चलो नेम ले लेता हूँ पहले, एक ही पैरामीटर। ठीक है, तो अगर मैं हेलो ऐसे स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो है हेलो नेम ऐसे दिया जा सकता है, इजी। ठीक है, चलो ये जो है स्टेटमेंट मैं इस तरीके से यहाँ पे रख दूँ। एक स्टेटमेंट है तो ऐसा किया जा सकता है क्या? ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे नाम क्या है, तो नाम तो पास करना पड़ेगा, अदरवाइज देखो यहाँ पर कोड पेन, कोड पेन ऑटोमेटिक पास कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये खुद ले रहा है यहाँ से हेलो नेम, और मेरा विष्णु नाम हो गया। ठीक है, तो हेलो विष्णु फ्रॉम रेगुलर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रीट एरो रेगुलर फंक्शन, रेगुलर फंक्शन नहीं है ये, मेरा है एरो फंक्शन। सही लिखना है इसको, हेलो विष्णु फ्रॉम एरो फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये फंक्शन चल रहा है। अब इसमें देखो आपने एक ही पैरामीटर पास करना है, यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया, आपको इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं थी। आपने एक ही चीज़ रिटर्न करनी है तो आपने इस तरीके से लिख दिया, इसको यूज़ कर लिया। लेकिन कल को मैं प्रोसेस कुछ और करूँ, सर मैं कल ऐसा करना चाह रहा हूँ, जो भी वो नाम देगा ना उसके सामने कुछ और प्रीफिक्स लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा लेट नेम इज इक्वल टू नेम प्लस, ठीक है, डेवलपर। इस तरीके से सर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पर ये चीज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर अलग से सेपरेट वेरिएबल लेके करना पड़े तो यहाँ पर फिर देखो, अगर आप एक से ज़्यादा कुछ कर रहे हो ना, तो फिर ब्लॉक दे दो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं बस इसको ब्लॉक जब दे देता हूँ, तब ये मेरा जो इस तरीके से मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अब मैंने ब्लॉक दिया है, तो पहली बात तो मैं इसको ऐसा करूँगा, और दूसरा चीज़ मैं इसको स्पेसिफिक बताऊँगा कि अब मैं ये चीज़ रिटर्न करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ आपकी यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। चलो, ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। अच्छा, ये जो लेट है, ये लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी एरर देता क्योंकि हमने इसको कॉल किया नहीं था, इसलिए इसने दिखाया नहीं। तो यहाँ पर जो है नेम जो है इस तरीके से आपको करना है, और वही सेम चीज़ एरो फंक्शन से आपको इस तरीके से रिटर्न होके मिल जाएगा। तो चीज़ समझ में आ रही है? अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कुछ भी पास नहीं कर रहे तो इसको खाली छोड़ो। ठीक है, और आप केवल सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, फिर ये ब्लॉक भी हटाओ, और बस इतना इतना रख लो, है ना, ब्लॉक भी हटाओ, ये लो, इतना इतना आपका रहेगा। चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये आपका एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन जो है इसमें फिर क्लोजर वगैरह कई चीज़ आपकी आती हैं। ठीक है, तो क्लोजर जो है या एनोनिमस फंक्शन आपके हो चुके हैं, एरो फंक्शन आपके हो चुके हैं। अब एरो फंक्शन भी थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशियंट है ना? हम क्लोजर फंक्शन को देखेंगे, क्योंकि क्लोजर फंक्शन जो है ये आपका बेस है रिएक्ट जेएस का। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा सा जैसे बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इस पूरे क्लास में आपका कवर हो नहीं पाएगा, और उसके बाद में आगे फिर एरे वगैरह है, इनको देखेंगे। तो आज यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना है।